मेरा नाम माधवी है। मैं एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती हूँ। हम ना तो ज़्यादा अमीर है और ना ही ज़्यादा गरीब। इतना है कि हमारा गुजर बसर आसानी से हो जाता है। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे भैया भाभी हैं। मेरी उम्र शादी की हो गई थी तो भैया लड़के की तलाश शुरू कर दिए थे। एक दिन हमारे घर एक रिश्ता खुद चलकर आया। लड़का काफ़ी पैसे वाला था और देखने में भी बहुत सुंदर था। खैर सुंदर तो मैं भी थी। लड़का का नाम रोहन था। रोहन अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता था। उसके भी पिता नहीं थे। देखने और बातचीत करने में रोहन और रोहन के घर वाले मेरे भैया भाभी और मेरी माँ को पसंद आ गए। इसलिए उन्होंने बिना देरी किए मेरी शादी फिक्स कर दी। शादी से पहले ना तो मैं रोहन से बात की थी और ना ही मैं रोहन को देखी थी। मेरे भैया ने अपने बजट को देखते हुए मेरी शादी बहुत अच्छे से की। शादी के बाद मैं अपने ससुराल पहुंची, जहां मेरी सास ने जोरों शोरों से मेरा स्वागत किया। अगले दिन सुबह किसी ने हमारे कमरे पर दस्तक दिया। दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। दरवाजे की शोर से मेरी आंख खुली। रोहन भी अपनी आंख मलते उठे और दरवाजा खोले। रोहन के पीछे उनकी बहन हमारे कमरे में आई और बोली, भाभी आप अभी तक सो रही हो? उठो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे आपके हाथों का खाना खाना है। मेरी सारी सहेलियां अपनी भाभी के हाथों का खाना खाती है, मुझे भी खाना है। 15 मिनट के अंदर आप तैयार होकर किचन में आ जाओ। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे अपनी ननद का व्यवहार बहुत अजीब लगा। आखिर एक नई नवेली दुल्हन से इस अंदाज में कौन बात करता है? तभी वहां पर मेरी सास आई और मेरी ननद को बोली, जिया यह तुम कैसी बातें कर रही हो? बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। अभी तक तो उसने रसोई पूजन की विधि भी नहीं की है। इस पर मेरी ननद बोली, तो क्या हुआ? वो अभी कर लेंगी रसोई पूजन और उसके बाद मेरे लिए खाना बना देंगी। इतना कहकर मेरी ननद वहां से चली गई। पीछे पीछे मेरी सास भी चली गई। मैं अपने पति के तरफ देखी तो वो मुस्कुरा रहे थे। मैं रोहन से बोली, रोहन आपको हंसी आ रही है? आपकी बहन कोई बच्ची नहीं है। उन्हें इतनी तो समझ है कि एक नई नवेली दुल्हन के साथ कैसे पेश आया जाता है। मुझे उनका यह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर रोहन बोले, माधवी जिया मेरी बेटी जैसी है। पापा के जाने के बाद मैंने जिया को अपनी बेटी की तरह पाला है। आज तुमने यह बात कह दी। आज के बाद मुझे कुछ सुनने को ना आए। तुम जिया की सारी फरमाइशें पूरी करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। मैं गुस्से से उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं तैयार होकर किचन में गई तो मेरी ननद ने खाने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी थी। गुस्से में ही सही पर मैंने सारा खाना बनाया और अपनी ननद को परोसा। घर का सारा काम मैं अकेली करती थी। मेरी ननद बिल्कुल भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती थी। उल्टा मेरे कामों में कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती। मुझे अपनी ननद का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अब मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती कि वह जल्दी से मेरी गोद भर दे। मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरी गोद भर जाएगी तो मेरे पति अपने बच्चों में उलझ जाएंगे और जिया पर ध्यान नहीं देंगे। पर भगवान मेरी विनती सुन ही नहीं रहे थे। मैं अपनी ननद से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं कुछ दिन खुलकर जीना चाहती थी। इसलिए मैंने एक दिन अपने पति से बोली, क्यों ना हम हनीमून पर चले। इस पर मेरे पति ने मुस्कुरा दिया और बोले, जब टाइम मिलेगा तब चलेंगे। अभी मेरे पास बहुत काम है। अब मैं अक्सर अपने पति से हनीमून पर जाने की बात करती, पर उनको काम से फुर्सत ही कहाँ मिलता था। एक दिन वो खुद मेरे पास आए और बोले, माधवी कल हम हनीमून पर चलेंगे। मैं खुश होकर झूमने लगी। रात के खाने के समय मेरे पति ने अपनी माँ से कहा, माँ कल हम हनीमून पर जा रहे हैं। इस पर जिया खुशी से उछलने लगी और बोली, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरी सारी सहेलियां घूमने गई है। मेरे पति मुस्कुरा दिए। मेरी ननद कोई बच्ची नहीं थी। वो मेरे से
1 साल ही छोटी थी। मुझे अब अपनी ननद की बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने बोला, जिया, क्या तुम्हारी सहेलियां अपने भैया भाभी की हनीमून खराब करने गई है या फैमिली टूर पर? तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम्हें हर चीज की समझ है, पर फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे अब बहुत डर लग रहा था अपने पति से, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे एक बार चेतावनी दे चुके हैं। अब पता नहीं क्या करेंगे। यही सोच कर मैं अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरे पति आए और सोने के लिए बेड पर लेट गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल था। मैंने भी एक लंबी सांस ली और कमरे की लाइट बंद कर मैं भी सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पति बोले, जल्दी से सामान पैक कर लो और तैयार हो जाओ, हमें निकलना है 1 घंटे में। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मेरे पति मेरी उस हरकत से हनीमून पर जाना कैंसिल कर देंगे। खैर, मैं फटाफट अपना सामान पैक की और एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। मेरे पति ने पैक किया हुआ सामान उठाया और गाड़ी के डिक्की में डाल दिए। मैं खुशी खुशी गाड़ी में जाकर बैठ गई, पर मेरे होश तब उड़े जब मेरे पति ने गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी की और बोले, उतरो, अब तुम्हारा मंजिल आ गया है। मैं अपने पति के तरफ हैरत से देखने लगी। उन्होंने कहा, मैं, माँ और जिया कुछ दिन के लिए फैमिली टूर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना सेफ नहीं था, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। उन्होंने जबरदस्ती मुझे गाड़ी से उतारा और मेरा सामान भी मेरे बगल में रखकर वहाँ से चले गए। मैं रोते ही घर के अंदर गई और माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ को सारी बात बताई। मैं अपने मायके में ही रहने लगी। पर करीब 1 महीने बाद मेरे भैया बोले, माधवी, अब तो तुम मेहमान नहीं रही। मेहमान 2-4 दिन के लिए आते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पति ने ऐसे छोड़ दिया। खैर, आखिर घर पर परे परे करोगी क्या? कम से कम अपनी भाभी के कामों में हाथ बटा दिया करो। भैया के इतना कहते ही भाभी मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी और बोली, ये लो झाड़ू और घर में झाड़ू पोछा कर दो। मुझे अपने भैया भाभी से यह उम्मीद नहीं थी। लोग तो कहते ही थे कि पति ने घर से निकाल दिया और अब भैया भाभी भी मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। मैं अपने मायके में भी नौकरानी बनकर रह गई थी। एक दिन मैंने अपना सामान पैक किया और खुद ही अपने ससुराल निकल गई। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने बहुत ही अच्छे से मेरा स्वागत किया। मेरी ननद मुझे देखकर बोली, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपने भैया के लिए दूसरी दुल्हन ढूंढ रही थी। अपनी ननद के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि मुझे यह अच्छे से पता है कि इस घर में चलती तो सिर्फ मेरी ननद की ही है। मैं अपने ससुराल में अपनी इमेज अच्छा बनाने के लिए अपनी ननद की सारी बात मानने लगी थी और एक चीज में अपने मायके से भी सीख कर आई थी कि एक लड़की की इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में ही होती है। मेरे पति जब देखे कि मैं अपनी ननद से मिलकर रहने लगी हूँ तो उनका भी मन बदल गया और उन्होंने फिर से मुझे अपना लिया। पर ननद को मैं अब भी खटकती थी। वह मुझसे ऐसे ही बात करती थी, पर मैं खुद को समझाकर चुप हो जाती थी। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे पति भी मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत खुश हुए और मेरी देखभाल अच्छे से करने लगे। मेरी सास तो मुझसे घर का काम ही नहीं करवाती, सारा काम खुद ही करती थी। पर मेरी ननद हमेशा मेरी सास से बोलती कि बहू है, फिर भी तुम सारा काम खुद क्यों करती हो? पूरे दिन तो घर में बैठी रहती है, उनसे भी काम करवाया करो। मेरी सास मेरी ननद को डांटती और कहती, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी ननद गुस्से से अपने कमरे में गई और तैयार होकर बाहर निकली। मेरी सास से बोली कि वह अपनी सहेली से मिलने जा रही है।
इतना कहकर वह चली गई। आते वक्त उनके हाथ में एक पत्र था और वह पत्र लेकर अपने कमरे में चली गई और अपना कमरा अंदर से बंद कर ली और सीधा रात को खाना खाने के समय ही बाहर आई। मुझे अपनी ननद का यह रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। आखिर वह कैसा पत्र था जिसे मेरी ननद अपने कमरे को बंद करके देख रही थी। करीब 2-3 दिन मेरी ननद का यही रवैया देखकर मैं अपनी ननद के ऊपर अब नजर रखने लगी। एक दिन जब मेरी ननद तैयार होकर घर से निकली तो मैं भी उनके पीछे गई। घर से कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि एक काला सा लड़का आया और मेरी ननद को एक पत्र देकर चला गया। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ननद को उस लड़के में क्या दिखा। ना तो वह लड़का देखने में सुंदर था और ना ही पैसा वाला दिख रहा था। उसका हुलिया उसकी गरीबी का साफ साफ बयान दे रहा था। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरी ननद एक गरीब लड़के से प्यार करती है। इतने ऐशो आराम में पलने के बाद जब वो गरीब घर में जाएगी तब उनके अकल ठिकाने आएगी। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। मैं अब अपने पति को अपनी ननद के खिलाफ भड़काना शुरू कर दी थी कि आपकी बहन अब जवान हो गई है, उनकी शादी कर देनी चाहिए, जमाना खराब है। आखिर कब तक जवान लड़की को घर में बैठाकर रखेंगे। इस पर मेरे पति ने गुस्से से कहा, कौन सी मेरी बहन जमाने के मुताबिक चल रही है। मुझे जब ठीक लगेगा मैं उसकी शादी कर दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो अपने पति का गुस्सा देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा जब अभी इन्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो जब इन्हें इनकी बहन की सच्चाई पता चलेगी तब यह क्या करेंगे। एक दिन मेरी ननद बहुत ज्यादा सज संवर कर घर से बाहर निकली। मैं भी उनके पीछे गई। मैंने देखा कुछ दूर जाने के बाद मेरी ननद एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में एक बहुत ही सुंदर अमीर दिखने वाला लड़का था, रंग गोरा मनमोहक दिखने वाला। मेरे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। आखिर वह लड़का कौन था। मैंने काफी छानबीन की तो पता चला कि दरअसल यह वही लड़का है जिससे मेरी ननद प्यार करती है। जो लड़का उन्हें खत देने आता है वह तो एक मामूली सा गरीब लड़का है। वह तो बस उन्हें खत देने आता था। यह बात जानकर मुझे बहुत धक्का लगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी ननद किसी अमीर घर की बहू बने। मैं तो उन्हें उनके किए की सजा देना चाहती थी। जो रवैया उन्होंने मेरे साथ किया मैं भी चाहती थी कि उनके साथ भी वही सब हो, तभी उन्हें समझ में आएगा। मैं उस खत वाले लड़के का पता लगवाई। वह लड़का बहुत ही गरीब लड़का था। उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। उसके पास तो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। उसके पापा उस अमीर लड़के के घर काम करते थे जिससे उनकी गुजर बसर होती थी। मैं उस लड़के से एक दिन अकेले में मिली और उसके हाथ में 10 लाख रुपए देते हुए कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। यह 10 लाख रुपए हैं। इतने में तुम्हारी माँ का इलाज आसानी से हो जाएगा। उसने कहा, कैसा काम? मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैंने कहा, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगी, बस तुम्हें मेरी ननद से शादी करनी होगी। तो उसने कहा, पर आपकी ननद तो साहब से प्यार करती है, वह मुझसे शादी कैसे करेगी? मैंने कहा, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम इतना ध्यान दो कि इस पैसे में तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकते हो। अगर तुम्हें मेरा काम स्वीकार नहीं है तो यह पैसे मुझे लौटा दो। पर उसने वह पैसा रख लिया और बोला, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। वह चाहता तो उस अमीर लड़के से भी पैसे मांग सकता था, पर उसकी माँ के इलाज में बहुत पैसे लगते और कोई गारंटी भी नहीं थी कि उसकी माँ ठीक हो जाती। इसलिए उसने अपने मालिक से पैसा नहीं मांगा था और जब फ्री में पैसा उसको मिल रहा था तो वह पीछे कैसे हट सकता था। मैं घर गई और अपने पति से बोली कि आपकी बहन एक लड़के से प्यार करती है और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो बस आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपकी बहन के मुंह से ही सारी बात निकलवा दूंगी। मेरे पति बहुत गुस्सा हुए
वह मेरी बात पर यकीन तो नहीं करना चाहते थे, पर फिर भी मेरा शक दूर करने के लिए मेरे साथ छत पर गए। जब मैंने देखा कि मेरी ननद आ रही है तो मैं अपने पति को बोली, आप उस दरवाजे के पीछे छुप जाइए और हमारी बात सुनिए। इतना कहकर मैं आगे बढ़ी और अपनी ननद के पास जाकर रुक गई और अपनी ननद से बोली, मुझे सब कुछ पता चल गया है, आपके बारे में और उस लड़के के बारे में भी। आपको तनिक भी शर्म नहीं आई अपने भाई की इज्जत तार तार करने में? इतना सुनते ही मेरी ननद बोली, तो क्या करूं अगर आपको सब कुछ पता चल गया तो? और आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा? हाँ, आ रही हूँ मैं उस लड़के से मिलकर और करती हूँ मैं उससे प्यार और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर भैया प्यार से नहीं माने तो मैं घर से भागकर शादी करूँगी, पर करूँगी तो उसी से। और हाँ, अगर यह बात आप भैया को बताएंगी तो भी वह आप पर विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा वह आपको तलाक दे देंगे। मेरे पति जो दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे, उनके सब्र का बांध टूट गया और वह दरवाजे के पीछे से बाहर आए और खींचकर एक तमाचा अपनी बहन जिया को मारे। उनका हाथ पकड़कर वह घर में ले गए। मेरी सास अपनी बेटी को बचाने गई, पर मेरे पति बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वह बोले, अगर आज पापा जिंदा होते तो तुझे जान से मार देते। मैं कल ही तेरी शादी उस लड़के से करवाकर तुझे यहाँ से विदा कर दूंगा और उसके बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही इस घर में रहने वाले किसी भी सदस्य से। मेरे पति मुझसे उस लड़के की तस्वीर और उसका पता मांगे। मैंने उस गरीब लड़के की तस्वीर और उसका पता दे दिया। अगले दिन जब वह गरीब लड़का मेरे पति के साथ घर आया तो मेरी ननद उसे देखकर चौंक गई और बोली, भैया मैं इससे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। इस पर मेरे पति और ज्यादा गुस्सा हो गए और सोचे, आखिर मेरी बहन कितने लड़कों से प्यार करती है। मैंने अपने पति को अपनी ननद और इस काले लड़के की तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली थी। जब वह काला लड़का मेरी ननद को पत्र दे रहा था, जिसे देखने पर साफ साफ पता चल रहा था कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे पति ने अपनी बहन की एक बात भी न सुनी और जिया की शादी उस गरीब लड़के से करवा दी और अपनी बहन को इस घर से विदा कर दिए। अब तो इस घर में मेरी ही राज हो चुकी थी। मेरी सास घर का सारा काम खुद अकेले करती और मैं पूरा दिन आराम करती। कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। पर अब मेरी सास भी पेट दर्द का बहाना बनाने लगी थी, जिस कारण घर का काम मुझे करना पड़ता था। पर मुझसे इस हालत में घर का काम नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि मुझे मायके जाना है, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे पति अपनी माँ से इजाज़त लेकर मुझे मेरे मायके छोड़ दिए। मैं अपने मायके में रहने लगी। तब मेरा 8वां महीना चल रहा था। एक दिन मेरी भाभी मेरे पास आई और मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली, यह लो झाड़ू और घर में झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारी डिलीवरी में आसानी होगी। मुझे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आया। मैं झाड़ू लेकर अजीब ढंग से इधर से उधर पटक पटक कर लगाने लगी कि तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के एक बेड पर पड़ी हुई थी और मुझे अपना शरीर हल्का भी महसूस हो रहा था। जब मैं अपने पेट के तरफ नजर घुमाई तो मैं खुश हो गई। मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई। मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ मेरे पास आई। मैं अपनी माँ से पूछी, माँ क्या हुआ है मुझे, बेटा या बेटी, और कहाँ है वह? इतना सुनते ही मेरी माँ रोने लगी। मैं वहाँ के नर्स से पूछी कि मेरा बच्चा कहाँ है। नर्स ने जो बताया उसे सुनकर मैं बिल्कुल सन्न हो गई। नर्स ने कहा कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, पर उस बच्चे को हम बचा ना पाए। अब आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर पाई और बहुत ज़्यादा चिल्लाने और रोने लगी। डॉक्टर मुझे शांत करने के लिए
नींद की इंजेक्शन दे दी और मैं सो गई। फिर जब भी मेरी आँख खुलती मैं चिल्लाने लगती और रोने लगती। फिर डॉक्टर मुझे नींद के इंजेक्शन दे देते। अब जब भी मेरी आँख खुलती तो मैं रोती और चिल्लाती और डॉक्टर मुझे नींद के इंजेक्शन दे देते। ऐसे ही कई बार हुआ। एक बार जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो मेरी नज़र मेरी सास पर गई। मेरे बेड से 3-4 बेड बाद एक बेड था जिस पर मेरी ननद थी और उसने भी एक बेटे को जन्म दिया था। मेरी सास अपनी बेटी को बधाई दे रही थी। मुझे अपनी सास पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मेरी सास भी हम लोगों को धोखा दे रही थी और अपनी बेटी से छुप छुप कर मिल रही थी। जब मेरी सास किसी काम से बाहर गई तो मैं अपनी ननद के पास गई जो अपने बेटे को अपने गोद में लेकर खिला रही थी। मैंने अपनी ननद से कहा, जिया तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। इसका बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारी शादी एक गरीब लड़के से कराई जिसे तुम प्यार भी नहीं करती थी। तो इसकी सजा भगवान ने मुझसे मेरा औलाद छीन कर दिया। पर तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया पर फिर भी तुम्हें कोई सजा नहीं मिली। तुम इस बार भी मुझसे जीत गई। मेरा बेटा मर गया और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ तुम्हारी गोद में खेल रहा है। इस पर मेरी ननद बोली, नहीं भाभी, मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया भगवान ने उसकी सजा भी मुझे दी। मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और अपने जिससे मेरी शादी करवाई वह भी मेरे साथ बहुत गलत तरीकों से पेश आता है। मुझे मारता पीटता है और दूसरों के घर काम करवाता है। उसे लगता है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ भाग जाऊंगी तो उसके घर की इज्जत बहुत बदनामी होगी। मैं भी अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। आपने मुझे मेरा प्यार छीना, मुझसे मेरे घर वालों का प्यार छीना, इसलिए भगवान ने आपसे आपका प्यार, आपका बच्चा छीन लिया। भाभी, हम कौन होते हैं? कुदरत के नियम को बदलने वाले। हमें हमारे गुनाहों की सजा भगवान खुद देते हैं। हम अपने बदले के लिए किसी और को सजा तो देते हैं पर खुद को भी एक गुनाह के काबिल बना देते हैं। भाभी, एक बात और, मेरे किए की सजा तो मुझे मिल गई पर मेरी माँ बिल्कुल बेकसूर है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उसे इज्जत और प्यार दें। मेरी माँ के लिए अपने मन में कोई गलत विचार ना लें। आप अपने आप को एक और गुनाह की ओर मत ढकेले। मेरी माँ की सेवा करें, हो सकता है उसके आशीर्वाद से आपकी गोद फिर से हरी हो जाए। मेरी माँ कोई बहाना नहीं बना रही थी। उसके पेट में सच में दर्द हो रहा था। डॉक्टर का कहना है कि अगर इनका इलाज और इनकी देखभाल सही से नहीं हुई तो कैंसर की संभावना हो सकती है। मैं अपनी ननद की बात सुनकर चौंक गई और अपनी ननद से बोली, आप माँ की चिंता मत कीजिए। अब से मैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।